हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर सैनियों एसके स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो बात करेंगे आप ऊपर में देख के समझ गए होंगे कि क्या लिखा है, नेपोलियन दी बोनापार्ट। और मैंने पिछली क्लास में चर्चा किया था कार्ल मार्क्स के बारे में। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो आप लोग ज़रूर जाकर उस वीडियो को देखें। और हमने क्या किया है कि एक छोटा छोटा वीडियो पार्ट बना के आप लोगों को पहुंचाया जा रहा है कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में कार्ल मार्क्स के बारे में बताया तो बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें नेपोलियन के बारे में बताएं। तो आज हम नेपोलियन को लेके आ रहे हैं। फिर अगले जैसे ही कमेंट बॉक्स में जिसका नाम ज़्यादा रहेगा उसी का वीडियो बनेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। नेपोलियन दी बोनापार्ट क्या है? नेपोलियन दी बोनापार्ट 15 अगस्त 1769 में इनका जन्म हुआ था। नेपोलियन दी बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने क्या किया था कि 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसी में इसका प्रवेश हुआ। राजनीतिक रूप से इसी में प्रवेश हुआ। और फ्रांस की क्रांति में सबसे कहा जा सकता है बहुत भयानक सैनिक कहा जाता है। इतना बड़ा सेनापति था कि इन्होंने फ्रांस की क्रांति को नस्ते नाबूद कर दिया। अपने दम पे इन्होंने जीत लिया। इन्होंने क्या किया कि जैसे फ्रांस की क्रांति 3 वर्ग चल रहा था। एक वर्ग तो चल रहा था पादरी, दूसरा वर्ग क्या था? कुलीन और तीसरा वर्ग क्या था? किसान। तो इसमें क्या था, वहाँ उस समय का जो राजा था 1789 के जो राजा था उसका नाम था लुई 16। क्या नाम था? लुई 16। इन्होंने क्या किया था कि ये दोनों जो पादरी और कुलीन व्यक्ति था ये ऊंचे वर्ग का व्यक्ति था। क्या था? ऊंचे वर्ग का व्यक्ति था जिस पे नो टैक्स लगाया गया था, नो कर दिया जाता था। और ये जो किसान होता था जिस पे टैक्स दिया जाता, जिससे क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई। आर्थिक स्थिति वहाँ का गंभीर हो गई, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ का जो किसान और मजदूर था इन्होंने आंदोलन कर दिया। और 1789 की क्रांति बहुत भयानक क्रांति थी। फ्रांस की जो क्रांति थी 1789 के बहुत भयानक क्रांति थी। इसमें लुई 16 को नस्ते नाबूद कर दिया था। ये जो नेपोलियन दी बोनापार्ट, आप नेपोलियन दी बोनापार्ट के इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो 1789 की क्रांति आपने समझ गया। इन्होंने 1804 ईस्वी में इन्होंने फ्रांस का सम्राट बना था। कब बना था? फ्रांस का सम्राट बना था। और इन्होंने एक कानून लगाई थी जिसको बोला जाता था नेपोलियन संहिता। क्या बोला जाता था? नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता एक कानून बनाया था। संहिता आप लोगों को याद रखना है, पूछता है कि नेपोलियन संहिता कब आया था? 1804 ईस्वी में। जैसे ही 1789 की क्रांति समाप्त होती है तो ये सम्राट बनता है 1804 में। और उसके बाद क्या होता है? नेपोलियन संहिता। ये 1789 में सेनापति थे, ना कि राजा, सेनापति थे। 1804 में इन्होंने सम्राट पद ग्रहण किया। तो नेपोलियन संहिता लागू करता है, ये इसका कानून होता है। इसके अंदर इन्होंने कानून बनाया कि संविधान को नया संविधान लागू किया गया, नया राष्ट्रगान लागू किया गया, माप तौल की व्यवस्था की गई। उसके बाद इन्होंने यात्रा सुगम बनाया, संचार की व्यवस्था को सुगम बनाया। इन्होंने कई व्यवस्था को फ्रांस की क्रांति को चेंज किया फ्रांस की क्रांति के तहत। उसके बाद 18 जून 1815 का एक दर्दनाक घटना आता है जिसको बोला जाता है वाटरलू का युद्ध। क्या बोला जाता है? वाटरलू का युद्ध। इसमें वाटरलू का युद्ध क्या होता है? वाटरलू का युद्ध आपको याद रखना है। 1815 में हाँ वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध आता है, जो नेपोलियन की जीवन का सबसे खतरनाक घटना थी। क्या होता है कि एक तरफ फ्रांस होता है, क्या होता है? एक तरफ फ्रांस होता है जो नेपोलियन दी बोनापार्ट लड़ रहे होते हैं, और दूसरे तरफ जो था वो रूस था। क्या था? रूस था, ब्रिटेन था। उसके बाद रूस, ब्रिटेन, हंगरी था, पर्सा था और रूस, ब्रिटेन, हंगरी, पर्सा और एक ऑस्ट्रिया था। क्या था? ऑस्ट्रिया था। इन्होंने क्या किया, इसको वाटरलू का युद्ध कहा जाता है। 1815 में जो वाटरलू का युद्ध स्टार्ट हुआ था ये इनके जीवन काल का सबसे लास्ट युद्ध था। इनके जीवन काल का लास्ट जून याद रखना है, 18 जून का ये वाटरलू का जो युद्ध हुआ था नेपोलियन दी बोनापार्ट का लास्ट युद्ध था। इन्होंने क्या किया था कि एक तरफ फ्रांस अकेले लड़ रहा था और दूसरे तरफ रूस, ब्रिटेन, हंगरी और पर्सा और ऑस्ट्रिया। याद रखना है, रूस की राजधानी मॉस्को, ब्रिटेन की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी ब्रिटेन होती है, हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट और ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना। इन्होंने क्या किया था? वाटरलू का युद्ध के तहत क्या किया कि नेपोलियन दी बोनापार्ट ने आत्मसमर्पण कर दी। आत्मसमर्पण कब हुआ? जब 1815 में
1815 में वियना सम्मेलन हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ? वियना सम्मेलन, जिसका जो अध्यक्षता किया था वो मेटरनिक किया था। कौन किया था? मेटरनिक किया था। जिसका अध्यक्षता कौन किया था? मेटरनिक। मेटरनिक एक दुष्टवादी राजा था। क्या था? दुष्टवादी, घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इन्होंने क्या किया था? वियना के समय, वियना सम्मेलन के समय मेटरनिक ने अध्यक्षता की थी। और मेटरनिक जो था वो कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। देखिए, ये जो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, इसका साफ मकसद था कि 1789 से लेके 1815 का जो नेपोलियन का काल था, 1789 में ये फ्रांस की क्रांति में एंट्री करते हैं और 1815 वाटरलू के युद्ध में जो इन्होंने शामिल हुआ, उसके बाद आत्मसमर्पण करते हैं, उनको समाप्त करना था, उनको काल को समाप्त करना था। और ये ऑस्ट्रिया का जो मेटरनिक था चांसलर, उन्होंने ये कर लिया। 1815 में इन्होंने क्या किया? सारा जितना व्यवस्था था इन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और याद रखना है बेटा कि 1806 में इन्होंने जर्मन राइन की स्थापना की थी। जर्मन राइन की स्थापना नेपोलियन दी बोनापार्ट ने की थी। जर्मन राइन संघ की स्थापना 1806 में किया था। तो याद रखना ये बात। और उसके बाद 1821 में क्या होता है कि जैसे नेपोलियन वियना कांग्रेस सम्मेलन के तहत इन्होंने आत्मसमर्पण करता है, तो क्या करता है? मेटरनिक द्वारा ऑर्डर दिया जाता है कि इसको जेल में भेज दिया जाए। कहाँ भेज दिया जाए? जेल में। और ये क्या करता है कि हेलिना नामक टापू का मतलब क्या होता है? महाद्वीप, जो चारों तरफ पानी हो और बीच में एक मतलब उगा हुआ धरती हो। तो उसमें क्या करता था कि जो खतरनाक कैदी होते थे उसी पे जाके कैद करवा दिया जाता था ताकि आज़ाद ना हो उस समय। तो इन्होंने क्या किया? इसको जेल हेलिना नामक टापू पर भेज दिया। नेपोलियन दी बोनापार्ट को हेलिना नामक टापू पर भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु 1821 ईस्वी में हो गया था। कब हो गया था? 1821 ईस्वी में हो गया था। इनका मृत्यु कब हो गया था? 1821 ईस्वी में। आपने क्या समझा? एक बार आप लोगों को समझ लेना है कि देखिए बेटा, मैंने क्या बताया, 15 अगस्त 1769 में जन्म हुआ था। 1789 में इन्होंने महान सेनापति के रूप में फ्रांस की क्रांति में एंट्री करता है। उस समय फ्रांस की जो स्थिति रहती है, पादरी और कुलीन के मतलब अर्धनारी की तरह काम करता है। और उन्होंने क्या किया कि किसान के तरफ से लड़ता है और ये दोनों को झुका देता है और 1789 की क्रांति को नक्शे से हटा देता है। क्या करता है? नक्शे से हटा देता है। लुई 16वां को हर नीति को बदल के रख देता है। उसके बाद क्या होता है? 18 मई 1804 में सम्राट बनता है और नेपोलियन संहिता जो कानून होता है सो लागू करता है। उसके बाद क्या होता है कि 18 जून 1815 में इसका जीवन का अंतिम युद्ध था, वाटरलू का युद्ध। ये लड़ते हैं। इसी युद्ध के तहत एक तरफ रूस होता है, एक तरफ फ्रांस होती है, दूसरे तरफ रूस, ब्रिटेन, हंगरी, पर्सा और ऑस्ट्रिया, 5 देश मिलकर लड़ते हैं। और ये नेपोलियन दी बोनापार्ट को झुकना पड़ता है। क्या करता है? नेपोलियन दी बोनापार्ट को झुकना पड़ता है। और 1815 के तहत वियना कांग्रेस सम्मेलन के तहत इन्होंने क्या करता है कि आत्मसमर्पण करता है। उसके बाद इसको पकड़ के हेलिना नामक टापू पर भेज दिया जाता है, जिसकी मृत्यु 1821 में हो जाती है। और याद रखना है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वो मेटरनिक ने किया था। मेटरनिक एक दुष्ट राष्ट्र व्यक्ति था। वो उनका कई ऐसा नारा है, जैसे आप सुनेंगे कि कहा करता था वो कि फ्रांस जब एक बार छिकता है तो पूरे यूरोप संक्रमित हो जाता है। इन्होंने कहा था कि राज में शासन तो करो बट जनता का भला ना करो। तो आपने इतना देखा, नेपोलियन संहिता देखा, जर्मन राइन 1806 में देखा मैंने सारे बातों को। और जो था वियना कांग्रेस 1789 से 1815 जो नेपोलियन का काल था उसको समाप्त करवा दिया गया। और इनका पूरा नाम कभी कभी नेपोलियन का पूछ देता है, तो नेपोलियन दी बोनापार्ट है। बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो वास्तविक में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और हम कमेंट बॉक्स का इंतज़ार करेंगे कि आप अगला वीडियो मतलब किस पर देखना चाहते हैं, किस शासक हो या किस युद्ध हो। आप जैसे ही कहोगे, जो टॉपिक आपको कमज़ोर लग रहा है, जो टॉपिक आपको समझने में परेशानी लग रही है, आप कहोगे, हम स्टार्ट करेंगे। तो एक लाइन के साथ हम इसको समाप्त कर देंगे कि वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, कि वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, अगर जीत मुमकिन नहीं है तो लड़ते लड़ते हार जाओ तुम। लड़ना है, जीत देखो हम बिहारी हैं, हार हमारे डिक्शनरी में हार नहीं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। तो लड़ते लड़ते मरना है, ऐसे नहीं कि बिना मतलब का लड़े नहीं और हार गए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।